कुछ जानिए। नहीं, आप वही बताइए जो आप बता रहे हैं। लेकिन मैं उसको भी बताऊंगा और मैं इस पर भी फोकस करूंगा कि इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ, आपको क्यों जानना चाहिए। शायद मैंने पहले भी इस पर लेक्चर दिया है और कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। मैं हर साल ही इस पर कुछ न कुछ बताता हूँ। हमेशा सोचता हूँ जो नए एंट्रेंस हैं उनको इसकी इंफॉर्मेशन जो है, सूचनाओं का जो युग है अपना, आज का जो युग है, जो आज की सोसाइटी है उसको वो कहते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अगर आप देखेंगे जब मनुष्य ने ग्रोथ करना शुरू किया तो हम पहले कृषि युग में आए जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी। फिर इसके बाद इंडस्ट्रीज बिठाना शुरू किया, उसको बोला गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसमें भी 2 डिवीजन थे, प्री इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल। जब इंडस्ट्रीज हो गई तो इंडस्ट्रीज के बाद ये हुआ कि भाई आप उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन अब उसमें क्वालिटी लाना है, उसमें डिफरेंस करना है और जो आप बना रहे हैं उसको इन्फॉर्म भी करना है। अदरवाइज पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, लोग इतना ज़्यादा हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या है। अगर आप जितना इन्फॉर्म करेंगे, जितना आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जितने लोग आपके बारे में जानेंगे, आपकी नॉलेज के बारे में, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, उतना उसका वो यूज होगा, कंज्यूम होगा। तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो कन्वर्ट होने लगी जो इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन ने क्या किया, एक अपना अलग रूप ले लिया। वो एज ए कमोडिटी हो गया, एज ए प्रोडक्ट, खुद ही एक प्रोडक्ट बन गया। आज आप देखिए जो वेब ऑफ साइंस है, वेब ऑफ साइंस एक जर्नल है, मतलब जर्नल भी नहीं कहेंगे उसको, एक साइटेशन का डेटाबेस है जो है। लेकिन वेब ऑफ साइंस को अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जो परचेज ही नहीं कर पा रही। 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसका कॉस्ट है सब्सक्रिप्शन का, और उसमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपको साइटेशन डेटाबेस, आप फुल टेक्स्ट भी नहीं मिलता। तो आप सोचिए वो कितना कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्म कर रहा है आपको, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये इसको जो है आपने जो है ये जो पेपर लिखा है वो कहाँ पे छपा था, क्या उसके ऑथर टाइटल थे, उसको कितने लोगों ने साइट किया, आपने किसको साइट किया। वो पूरा नेटवर्क, एक पूरा जो उसका एक समझिए सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसकी वो कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा। इसी तरह आपका जो है जो स्कोपस है वो भी हाईली कॉस्टली। तो मेरा कहना है कि इंफॉर्मेशन जो था वो अपने आप को महत्वपूर्ण कर चुका है। और आज के युग में जो इन्फॉर्म्ड है, जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है या सूचनाएं जिसके पास है, वो जो है विकसित है, डेवलप्ड है, वो उसका यूज करेगा। आप अगर पढ़े होंगे या जानते होंगे तो डेटा जो होती है ना, डेटा पहले क्या बनती है, डेटा प्रोसेस होती है, इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है तो क्या बनता है, नॉलेज बनता है, नॉलेज प्रोसेस होता है तो क्या बनता है, विजडम, एक बुद्धिमत्ता आती है ना। तो एक चेन बना है। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर आपको सिंपल सा दें तो ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आज जो है जॉर्ज टाउन में जो है का जो टेम्परेचर है उसका एक डाटा खींचा जाए, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसका आप डेटा ले लें, है ना। तो आप 2-4 महीने का डेटा ले लिए, हर दिन का टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, मॉइस्चर कितना था, है ना, ये सब आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये डेटा है। उस डेटा को जब आप प्रोसेस करेंगे, जब आप ग्राफ बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। आपको देखते हैं ब्रॉडकास्ट आता है वेदर का जो है कि कल जो है आपको जो है एरिया में बारिश होगी। देखिए मैं बस सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ब्रॉडकास्ट कहाँ से आ रहा है, वो डेटा से निकल रहा है। इंफॉर्मेशन बना कि कल जो है बारिश होगी और ज़्यादा बारिश होगी, उसका बादल फटने का इंफॉर्मेशन। तो जो व्यक्ति घर से निकल गया सीएमपी के लिए बिना देखे, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो क्या करेगा, फंस जाए बीच में। क्यों? क्योंकि पास उसके पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, अगर आपको बता दिया, हमने सबको बता दिया कि जो है कल जो है भयंकर बारिश होने वाली है, इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच गई। अब उस इंफॉर्मेशन से आपने नॉलेज नहीं लिया, आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, जो है आपने उसको छोड़ दिया, तो भी आप जो है
पीछे हो जाएंगे। लेकिन जिसने उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज, जिसने समझ गया कि देखिए इस एरिया में होने वाला है, अगर हमको यहाँ से बनारस जाना है तो हम जो जॉर्ज टाउन होके उस एरिया से नहीं जाएंगे, दूसरे रूट से निकल जाएंगे। वो क्या करेगा, उसने विजडम लगा ली, उसको पता है कि इस एरिया में कंजेशन है, इस एरिया में जो ऑब्स्टेकल है, जिसमें सर्कमस्टेंसेस है, हमको इधर से नहीं जाना। उसने क्या किया, उसने विजडम लगा। तो आप देखिए कि इंफॉर्मेशन की महत्ता कितनी है। आप इन्फॉर्म्ड हैं तो आप जो है उसका उपयोग करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। जब नॉलेज गेन करेंगे तो उससे विजडम आएगा, विजडम आएगा तो आप उसका उपयोग करेंगे अपने वेलबींग में। तो यही चीज आपको यहाँ भी, जब आप रिसर्च में हैं, जब आप अध्ययन में हैं, तो भी आपको इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। आपको इन्फॉर्म होना पड़ेगा, सूचनाएं आप तक पहुंचनी चाहिए। अब उसका महत्व कैसे है देखिए, जैसे आपके अश्विनी जी रिसर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, अगर इन्होंने सर्च ही नहीं किया, इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, और उस टॉपिक के आज से 20 साल पहले ही रिसर्च हो चुका है या बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, तो इनके रिसर्च का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन इनकी गलती भी नहीं है, इनको पता ही नहीं चल पाया। क्यों नहीं पता चल पाया? इसलिए कि इनको किसी ने बताया नहीं कि नहीं 20 साल पहले रिसर्च हो चुका है, इस टॉपिक पे नहीं करना था। समझ रहे हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन का कितना बड़ा बात, इसकी उपयोगिता देखिए। जब आप कोई टॉपिक लेते हैं, जब आप कुछ लिखना चाहते हैं, जब आप रिसर्च में जाते हैं, आप कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तब भी आपको यही सारी चीजें जरूरत पड़ती है। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करते हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों लिखा जाता है? क्यों ना हम कोई टॉपिक लें, डायरेक्ट उस पर लिख डालें, बोल डालें। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे, बोल देंगे, तो आपका एक लेक्चर हो जाएगा, एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन जब आप रिव्यू करते हैं, आप किसी एक टॉपिक पे आपने जो रिव्यू किया, 20-25 जो है आपने पेपर पढ़े उस पर, और आपने एक इंसाइट बनाया कि देखिए इस पर ये चीज़ें लिखी जा चुकी है ऑलरेडी, इसमें इस पेपर में लिखी है, तो हमको ये वाली टॉपिक के इस एस्पेक्ट पे काम नहीं करना, क्योंकि उस पर नॉलेज जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। तब आप क्या करोगे, आप उसमें न्यू नॉलेज जोड़ने के लिए सोचेंगे, आप उसमें नया नॉलेज गेन करना चाहेंगे। तो आपको वो भी कैसे पता चलेगा? तब आप जो है उसमें एक माइक्रो सब्जेक्ट सर्च करेंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर, या उसमें कुछ लिखा होगा नीचे में, हो सकता है फर्दर रिसर्च के लिए भी दिया हो कि इसमें आगे किस चीज़ पर रिसर्च किया जा सकता है, या उसमें लिमिटेशंस दी गई होगी, ये रिसर्च इतने पे लिमिटेड है, इसके आगे का रिसर्च अभी होना है, तो आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, आप रिसर्च गैप पता करेंगे। और दूसरी चीज क्या पता करेंगे, अगर कोई टॉपिक ट्रेंड में, जैसे कोरोना के समय में कोरोना ट्रेंड कर गया एकदम, कोरोना को आप जो है इकोनॉमिक्स में भी लिखा जा रहा था, कोरोना केमिस्ट्री में भी चल रहा था, कोरोना बाथरूम में भी चल रहा था, सबने कोविड पे लिखा। तो कोविड ट्रेंड कर गया, इतना ट्रेंड किया कि बहुत सारे जो ये रिसोर्स प्रोवाइडर्स थे, जो वेंडर्स थे, एग्रीगेटर्स थे, उन्होंने फ्री कर दिया, कोरोना के नॉलेज को फ्री कर दिया। उन्होंने अपने पोर्टल को उसको ओपन एक्सेस में डाला, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखें, और उससे भाई अपनी जो है जो समाज है उसको आगे बढ़ाएं, उससे बचें। तो अब आपको जो है इस तरह की अगर कोई टॉपिक मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, तो ट्रेंडिंग टॉपिक का भी अपना स्कोप है। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या करता है कि वो आपको फटाफट छपता है, क्योंकि वो ट्रेंड में होता है। वो हर जर्नल सोचता है कि ये ट्रेंड में चल रहा है, इसको हम भी लिखें, हमारे भी जर्नल को साइटेशन मिलेगा, कोई और लिखेगा उसको, क्योंकि उस पर लगातार लोग लिख रहे होते हैं। अगर आप कोई जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप रिसर्च पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप ट्रेंडिंग करेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपने लिख दिया और आपका कुछ अलग उसमें निकल के आ गया, कुछ अलग रिजल्ट आ रहा है, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको हाईली साइटेड की तरफ बढ़ेगा, उसके साइटेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर आप रिव्यू लिख देंगे, किसी एक टॉपिक पे आपने रिव्यू ही अच्छे से कर दिया, बढ़िया एकदम जो है नेशनल इंटरनेशनल में छप गया, तो आप देखेंगे कि वो रिव्यू भी फटाफट जो है उसको साइटेशन मिलना शुरू हो जाएगा। साइटेशन जो है वो क्या करता है, आपके जो है वर्क को जो मजबूत करता है, वो बताता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जितना साइटेशन उतना ज़्यादा आपका अच्छा काम, और उससे आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है। आपको जो रिसर्च की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें भी आपको जो वो सारी जो है सम्मान मिलता है।
जैसे हमारे कॉलेज में देखिए बहुत सारे नामचीन लोग हैं, लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं, उनकी भी जो है उसमें आपके यहाँ से केमिस्ट्री के ये हैं, बहुत मैडम के लिखे बहुत अच्छे जो है वो है पेपर्स है ना। ये क्या है, ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन रहे कभी आप कर पाएंगे। और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ई रिसोर्सेज को सर्च कैसे करना है, उनको देखना कैसे है, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे उस पर कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, ये तो तब आएगा ना जब आप उस तक एक्सेस आपको मिले। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्यों उपयोगी है ये रिसोर्सेज। एक तरफ से आपको ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन करने से ये भी है कि आप उसमें से कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी देते हैं तो वो पकड़ में आएगा, क्योंकि तो जब प्लेगरिज्म चेक होगा तो अगर आपको पहले से ही पता है कि इस चीज़ पे इस टेक्स्ट को लिखा जा चुका है, लिख लिया है, तो आप उसको जो है या तो उसमें रेफरेंस देंगे उसका, या फिर आप उसको जो है जो राइटिंग रिसर्च राइटिंग के तरीके हैं जो है कोट करना, समराइज करना, और आपको जो है समराइजिंग पैराफ्रेजिंग करना, ये सब चीज़ें आप करके उसको जो स्पेशली अपनी पेपर की जो है महत्ता को बढ़ाने के लिए उसको दे सकते हैं। तो ये तब होगा ना जब आपके पास पता हो कि आपके पास जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास ये रिसोर्सेज होने चाहिए, ये रिसोर्स को एक्सेस करने का तरीका होना चाहिए आपके पास इसका भी इंफॉर्मेशन हो, कहाँ पे कौन सी रिसोर्स मिलेगी, हमें कहाँ से हम सर्च करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमारे कॉलेज ने 2018 में अपनी लाइब्रेरी की वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट में आपको ये सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन दिया गया। लाइब्रेरी से संबंधित जितनी हमारी रिसोर्सेज हैं, जितनी सर्विसेज हैं, जितनी फैसिलिटीज हैं, उस सब का इंफॉर्मेशन वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। इवन FAQ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको और जो आपके मन के अंदर के सवाल हैं जो आप अक्सर हमसे पूछते हैं उसका भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है। ये आज का लेक्चर वेबसाइट पे ही है, लाइब्रेरी वेबसाइट को बेस करते हुए हम लोग चलेंगे, और मेन फोकस हमारा है एनलिस्ट और डेलनेट के रिसोर्सेज को जानना, कैसे उसको हम लोग सर्च करते हैं। देखिए हमने अभी आपको बताया ये रिसोर्सेज के बारे में, उसकी यूजेस महत्व के बारे में। ये रिसोर्सेज पे अगर थोड़ा सा फोकस करें तो ये रिसोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होता है इसको भी जान लें। जनरली ये रिसोर्स क्या है? मटेरियल्स इन डिजिटल फॉर्म विच कैन बी एक्सेसिबल इलेक्ट्रॉनिकली। ऐसा मटेरियल जो डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? या तो डिजिटल बॉर्न हो या फिर डिजिटाइज्ड हो। डिजिटल बॉर्न का मतलब जो आप लगातार सीधे कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं वो डिजिटल बॉर्न, और जो आप जो है फोटो खींच लिया, स्कैन कर लिया, उसके बाद उसको जो है प्रिंट करके डाल दिया। जैसे बहुत सारे जो पुरानी बुक्स हैं, पुरानी थीसिस हैं, उनको जो है ऐसे ही किया गया। वो क्या करते हैं, उसको डिजिटाइज्ड, उनका डिजिटलीकरण कर दिया गया, तो दोनों फॉर्म में मिलता है। ये रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपको ई बुक किताबें हैं उनके जो है डिजिटल फॉर्म में जो है, ई जर्नल्स, ई न्यूज़पेपर, ई मैगजीन्स, ई थीसिस, जैसे आपको शोध गंगा में आप देखते हैं, है ना। ई पेटेंट्स, बहुत सारे पेटेंट ऑफिस हैं, जैसे वाइपो हुआ, इंडियन पेटेंट ऑफिस हुआ, अमेरिकन पेटेंट ऑफिस हुआ, सब अपने रिसोर्सेज को ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल कराते हैं। अब आपको ये ज्ञान हो वो कहाँ पे है और आप कैसे उसमें पेटेंट करा पाएंगे अपनी चीज़। ई स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड है जैसे हमारा GSI हुआ जो है, तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, जैसे हर इंस्टीट्यूशन जो बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे BHU है, आपका IIT दिल्ली है, JNU है, ये क्या करते हैं कि इनके यहाँ लगातार प्रोड्यूस हो रहा है इंफॉर्मेशन, लगातार नॉलेज बन रहे हैं, जनरेट हो रहा है, वो उसको जो है वो लोग अपनी रिपोजिटरी बनाते हैं, अपना प्रिजर्व करते हैं जो है। जैसे BHU में आप जाएंगे तो वहाँ आपको जो महामना डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएगी। उस लाइब्रेरी में आपको महामना से संबंधित एक बड़ा कलेक्शन मिलेगा, गांधीयन स्टडीज पे बड़ा कलेक्शन मिलेगा जो है। इसके अलावा वहाँ उनकी थीसिस है, उनके यहाँ 7,700 से ज़्यादा जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसका डिजिटाइजेशन करके उसका कलेक्शन दिया गया है। तो ऐसे रिपोजिटरीज जो बड़ी संस्थान है वो भी बनाते रहते हैं।
हम लोग भी अपने यहाँ लाइब्रेरी में इसको जो है प्लान में रखे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। जो है थीसिस अभी चूँकि हमारे पास एक ही 2 आई है, तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी को प्रिजर्व की जा रही है। जब एक समय ऐसा आएगा कि जब हम अपने को जो है पब्लिक डोमेन में ले आएंगे, तो हमारी भी अपनी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज होगी, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिली हैं और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो आपको इसमें मिल जाती हैं। अब डेटाबेसेस की बात करें, हमने बहुत बार पहले ही बताया है, आज भी बता देते हैं। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या एक जेनरे पे जब कलेक्शन बनाया जाता है, तो वो डेटाबेस कहा जाता है। अब कलेक्शन भी 2 तरह के होते हैं, खासकर रिसोर्सेज के मामले में। एक होता है बिbliographic टाइप का, दूसरा होता है फुल टेक्स्ट एक्सेस जो प्रोवाइड करता हो। जो है बिbliographic टाइप में आप देखेंगे तो जो बिbliographic इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे ऑथर, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर, ईयर, है ना, ये किताब की एक होती है। इसी तरह से आपको जर्नल में अगर जाएंगे तो आपका जो है ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, इसके बाद से जर्नल का नाम हो गया, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, है ना, ये सब उसके पेजेस, ये सब इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी का बताया जा रहा है तो वो बिbliographic डेटा कहा जाता है। अगर बिbliography के साथ किसी अगर आर्टिकल के, जैसे जो लोग रिसर्च में वो समझ पाएंगे कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आप नीचे रेफरेंसेस देते हैं, तो अगर बिbliography के साथ रेफरेंसेस की भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो रही है उस डेटाबेस में, तो ऐसे डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस डेटाबेस। अब तीसरा जो है साइटेशन डेटाबेस। साइटेशन में क्या करता है? वो बिbliography भी देगा, रेफरेंस भी देगा, प्लस में आपके उस पेपर को किसने साइट किया, वो साइटेशन भी बताएगा कि आपको कितने साइटेशन मिले। तो ऐसे डेटाबेस को बोलते हैं साइटेशन डेटाबेस। आजकल क्या है कि अब सबने एक ही टेक्नोलॉजी अपना ली, तो सबके लगभग साइटेशन डेटाबेस। जैसे आप देखेंगे स्कोपस पे, स्कोपस में आप जाए, मैम का नाम सर्च करिए, ऑथर सर्च में देखिए, आपको वहाँ पे इनकी सारी जो आर्टिकल हैं उसकी डिटेल मिल जाएगी, इनकी बिbliographic डिटेल भी मिलेगी। जब उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे उनके रेफरेंसेस भी मिलेंगे, और वहीं पे बगल में आपको उनके साइटेशन भी मिलेंगे, कितने लोगों ने इनको साइट किया, यानी किन किन लोगों ने इनको पढ़ के जो है लिखा, फिर उसके भी पूरे डेटाबेस में। तो ऐसे डेटाबेस साइटेशन डेटाबेस होते हैं। इस तरह से स्कोपस हुआ, गूगल स्कॉलर हुआ, इंडियन साइटेशन जो है इंडेक्स हुआ। अब एक बिbliographic डेटाबेस की बात करें तो जो ओपैक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये जो है लाइब्रेरीज का कैटलॉग होता है, इसने सिर्फ बिbliography दिया, ये आपका बिbliographic डेटाबेस होगा। फुल टेक्स्ट डेटाबेस में क्या होगा? इन सारी चीजों को जो आपने ऊपर देखा वो तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ में उस आर्टिकल के लिए फुल टेक्स्ट का लिंक अवेलेबल रहेगा कि आप उस आर्टिकल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं फुल टेक्स्ट डेटाबेस। जैसे आपका साइंस डायरेक्ट है, JSTOR है, indianjournal.com है, ये आपको फुल टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप जो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसे ये सारे साइटेशन डेटाबेस है, ये नहीं दिखा सकता कितने लोगों ने डाउनलोड किया हमारे, डाउनलोड का कोई डाटा नहीं होता ना, मान लीजिए 1000 लोगों ने हमारा पेपर डाउनलोड किया, जब तक कोई साइट नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं, केवल डाउनलोड करने इन सबों में नहीं रहता है, तब काम नहीं देते। साइट करने में फोटो खींच लेते हैं। रिसर्च गेट में एक बार आया था, रिसर्च गेट और एकेडमिया में आपको डाउनलोड का देगा, रीड का भी दे देगा, और इधर इवन उसमें ये भी बताता है कि किस किस कंट्री में पढ़ाई, ऑल ओवर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से मिल जाएंगे, कहाँ से कितने डाउनलोड उसमें मिलता है। लेकिन उसको हम लोग कहते हैं जो है उसकी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट। रिसर्च गेट और एकेडमिया जो है वह जो है रिसर्च गेट रिसर्चर्स की सोशल नेटवर्किंग साइट है, एकेडमिया जो एकेडमिशियंस की साइट है। चूंकि सवाल ये उठता है कि चाहे रिसर्चर हो चाहे जो एकेडमिशियन हो, उसका कार्य ही है लिखना पढ़ना, वो पेपर ही प्रोड्यूस करेगा, वो थीसिस प्रोड्यूस करेगा, तो आप जो है उसको आप वहाँ पे अपलोड कर देते हैं फुल टेक्स्ट, इसलिए लगता है कि वो फुल टेक्स्ट डेटाबेस है, लेकिन है नहीं। एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो नेटवर्क स्थापित करता है। वहाँ आप देखेंगे आपके साथ में कंसर्न जो है टीम का भी जो है, टीम बनाने का लैब की जिसे देता है ना कि लैब मेंबर्स, वो लैब मेंबर्स के लिए एक वो देता है नेटवर्क
नेटवर्किंग देता है। सेम तरह से हम लोग का आयरिस का डेटाबेस है, आयरिस का डेटाबेस, विद्वान का डेटाबेस, ये सब एक तरह से नेटवर्किंग साइट है, नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे आयरिस क्या करता है, वो रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिस्टम। तो रिसर्च जो एकेडमिक रिसर्च हो रहा है यूनिवर्सिटीज में, उनका जो है इंडिया के जो है उनमें वो जो है नेटवर्क बनाता है कि वो रिसर्च कौन कर रहा है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनके जो है कोलैबोरेटर्स कौन कौन थे, जो है इस तरह से वो नेटवर्क बनाते हैं। विद्वान डेटाबेस एक एकेडमिशियन को विद्वान के रूप में एज ए एक्सपर्ट जो है घोषित करता है। चीजें सब जो सेम, इंफॉर्मेशन सेम है, बस उसका ट्रीटमेंट अलग है। अब ये रिसोर्सेज एक्सेस टाइप से अगर बात करें तो उसमें भी 3 तरह से होते हैं। एक तो सब्सक्रिप्शन एक्सेस, जहाँ पे आप परचेजिंग करते हैं, आप डेटाबेस को परचेज कर सकते हैं। दूसरा कंसोर्टियम एक्सेस होता है, जिसमें एक बंच ऑफ जो है डेटाबेसेस को जो है एक कोई संस्था परचेज कर लेती है और उसके बाद अपनी जो है सिस्टर इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करती है। तो आपको ऐसे जो है एक्सेस को कंसोर्टियम एक्सेस करते हैं। हमारा एनलिस्ट और डेलनेट जो है कंसोर्टियम एक्सेस ही है। ये खरीदते हैं, एनलिस्ट को जो है परचेज करता है यूजीसी की संस्था है इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट भी बड़ा मजेदार है, ये आपको जो है रिसोर्स भी देगा, फिर आप जब जो है लिख पढ़ लेंगे, जो है पब्लिकेशन बना देंगे, तो उनको फिर जब चेक करने के लिए जो प्लेजियम का सॉफ्टवेयर भी ये देता है। अब आप अपने जो है आपने जो है लिखा पढ़ा सब किया, थीसिस पूरी कर लिया, तो थीसिस को फिर जो है ये जो है पब्लिश भी करता है। शोध गंगा उन्हीं का है। जो डेलब्रिक जो सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ चलता है वो भी जो है इन्फ्लिबनेट ही हमें प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज भी हमें इन्फ्लिबनेट ही देता है। और इन्फ्लिबनेट किसकी संस्था है? यूजीसी की है। तो यूजीसी क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बैक डोर से आपको सपोर्ट करता है कि आप रिसर्च करें, है ना। जिसे लगता है लोग कहते हैं यूजीसी क्या करता है, यूजीसी कितना कर रहा है, जब आप उसके बारे में सोचें तब पता चलेगा वो क्या क्या करता है। इसी तरह से ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस क्या करते हैं, ये जो है एक्सेस टू ऑल है, जो है फ्रीवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। आप जो है गूगल करके सर्च कर सकते हैं, आप जो है डायरेक्ट जो है इनके डेटाबेस में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको फुल टेक्स्ट अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ आप पब्लिश भी कर सकते हैं, जो है पब्लिशिंग के कुछ चार्जेस लगते हैं, लेकिन आप यहाँ पब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स डोएज, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल डोएज, ये सब हैं। देखिए हमारी लाइब्रेरी की वेबसाइट है ये, है ना, library.cmpcollege.ac.in। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइब्रेरी की वेबसाइट में आपको बहुत सारे मॉड्यूल दिए हैं, जैसे नो योर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बारे में जानना चाहते हैं कैसे वर्क करता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज क्या क्या हैं, उसके लिए आप फैसिलिटीज में देख लीजिए। अभी हम लोगों ने एक नई फैसिलिटी शुरू किया है, फोटो कॉपी। लाइब्रेरी में कई बार आप लोग जाते हैं, जैसे जो एमएससी के बच्चे हैं उनको एक ही बुक मिलती है, रिसर्च स्कॉलर्स को शायद वो भी नहीं मिल पा रही है जो है। तो ऐसे में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का अगर महत्वपूर्ण है, लगता है कि आपको पढ़ना है, आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास एक्सेस के लिए कोई साधन नहीं है, तो आप एक काम बस कर सकते हैं कि आप पर स्टूडेंट 20 पेज आप A4 साइज का ले आइए और किताब बता दीजिए कौन सी बुक से आपको करना है, पेज नंबर बता दीजिए, आपको जेरॉक्स करा के दे दिया जाएगा। उसके चार्जेस नहीं, लेकिन शर्त यह है कि आप 20 A4 साइज पेपर लेकर आना। बहुत अच्छी बात है। ये चालू होने वाला था, ये चालू होने वाला था, आप बता रहे थे। जी जी सर, तो चालू भी हो गया। और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, टीचर्स के लिए उसमें ये भी ऐड है कि अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो भी दे दिया जाएगा। तो शर्त है कि उसके लिए मैं खाली हूँ, मेरे नाम कोई अपडेट नहीं कर पाते, तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। 20 पेजेस का है जो कि फेयर यूज में आता है, आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आता है। उससे ज़्यादा अगर कर लेते हैं या किसी एक ही किताब की सारी जो है पूरा का पूरा करते हैं तो वो इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, कॉपीराइट वो हम नहीं दे सकते। लेकिन एक दिन में एक डॉक्यूमेंट की 20 पेज आप जो है
जेरॉक्स करा सकते हैं। मतलब शर्त यही है कि ये 4 साइज पेपर आप नहीं, एक दिन में इतना करा सकते हैं, फिर भी करा सकते हैं उसी महीने के दोबारा भी। डेली के लिमिट 20 वो अलग चीज है। इसीलिए एक साथ नहीं है। वो कैसे होता है ना, पूरी किताब से और कर ये लेंगे, भी पूरी बहुत बड़ी किताब ही सुविधा कर है। वो नहीं कर सकते। सभी बच्चे जाके 10 अपना लोग करवावे करते रोज। हैं, 10 का 10 अगर 10 लोग करते हैं करेगा। अलग अलग करके बाइंडिंग करते हैं। बहुत सही, बहुत बहुत सही। बहुत अच्छी। ये फैसिलिटीज है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। प्लेगरिज्म बात नहीं करिए प्लीज। बात मत करिए, सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये। रूम का है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा है अपना थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेज। तो अभी हम आप चलेंगे तो यहाँ रिसोर्सेज में ही ज्यादा डिस्कशन होगा। जो है लाइब्रेरी की वेबसाइट को सर्च कैसे करना है, आप सिंपल गूगल कर सकते हैं लाइब्रेरी CFP डिग्री कॉलेज, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जा सकते हैं। रिसोर्सेज में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई तरह के रिसोर्स मिलेंगे। अभी हमने जैसे आपको बताया लाइब्रेरी में कितनी रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं। स्पेशली हमारे पास 2 तरह के रिसोर्सेज हैं। एक प्रिंट रिसोर्सेज जिसमें किताबें आती हैं, और दूसरा है ई रिसोर्सेज यानी सब्सक्राइब रिसोर्सेज। तो प्रिंट रिसोर्सेज में आपको जो क्या क्या आएगा, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जर्नल है, हार्ड बाउंड जो है, और इसके अलावा आपको जो बुक्स हैं, ये सब आपको जो है प्रिंट रिसोर्सेज। तो आप जब प्रिंट रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सी न्यूज़पेपर और मैगजीन हम सब्सक्राइब करते हैं। अभी जर्नल इस बार हमने अभी ऑर्डर कर दिया है, 10-15 दिन में आ जाएंगे, जिसमें आपके जो है डिपार्टमेंट के भी 4-5 जर्नल आएंगे जो है, तो जर्नल भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको किताबों की जो लिस्ट है कि हर सब्जेक्ट की कितनी किताबें लाइब्रेरी में मौजूद है, कौन कौन सी मौजूद है, उसकी लिस्ट के लिए आप जाके वेब पैक जो वहाँ पे दिया हुआ है, लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है पूरी किताबों की लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा है आपका सब्सक्राइब ई रिसोर्सेज। सब्सक्राइब ई रिसोर्सेज में पहला लिंक देखिए एनलिस्ट ई रिसोर्स का है। यहाँ पे आपको एनलिस्ट के बारे में बताया गया है। एनलिस्ट में अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, एक्टिवेट नहीं है, रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको भर के आप लाइब्रेरी में संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका तुरंत जो है एक्टिवेशन रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, एक्टिवेट। तो ये पहले से मौजूद है, लेकिन अभी हमारे पास डेटा आ गया, क्योंकि MSc के जो बच्चों ने एडमिशन लिया था, तो जो उनका एडमिशन का डेटा आया मेरे पास, उस डेटा में हमें हमारे एनलिस्ट के काम लायक चीज़ें मिल गई, जैसे उनका ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट नाम। इसलिए मैंने उनका अपने आप से स्वतः कर दिया रजिस्ट्रेशन। तो मैंने बताया कि MSc सेकेंड ईयर के बच्चों का 72 बच्चों का हमने आज ही किया है, तो उनको मिल गया, उसको वो एक्टिवेट करें, है ना। क्योंकि इस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों की मदद चाहेंगे, थोड़ा मुझे बताइएगा। हमको रिस्पेक्ट कर रहे थे, उनसे कहा भी था कि हमें MSc के बच्चों से जो है ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करना है, उनसे ज़्यादा बात करना। अरे सब समझदार है, सब कर रहे होंगे, रात में करेंगे, दिन में कोई सूचना नहीं देंगे, रात में पढ़ेंगे करेंगे, इसको कर लीजिएगा, है ना। डेलनेट की जो रिसोर्सेज, डेलनेट की रिसोर्सेज में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी लिंक। डेलनेट जो है एक सिंगल लॉगिन ID और पासवर्ड से खुलता है, वहाँ पे आपको लॉगिन ID और पासवर्ड भी मिल जाएगा। डेलनेट अभी डिस्प्ले में भी आ जाएगा, ये यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए ये एनलिस्ट का है, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म है, जिसका अगर नहीं आया किसी वजह से, उनकी डेटा नहीं है, तो गूगल फॉर्म भर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से आप ई रिसोर्सेज देख सकते हैं। इसके अलावा एक मतलब यूनिक फैसिलिटी आप कहेंगे जो है कि कॉलेज में आप देखिए, कॉलेज की कितनी भी कॉलेज की लाइब्रेरी आप सर्च कर लें, आपको ये फैसिलिटी सिर्फ आपको CFP डिग्री कॉलेज में ही मिलेगा कि लाइब्रेरी व्यक्ति वेबसाइट के हर पेज पे एनलिस्ट सर्च का ऑप्शन, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं यहाँ से, और ये फैसिलिटी सिर्फ यहीं मिलती है। आप किसी भी बड़े से बड़े NIRF रैंकिंग के किसी भी कॉलेज को आप सर्च कर लीजिए, उनमें आपको ये चीज मिलेगी। हमने स्पेशली इनकॉर्पोरेट कराया है।
खाली में जाके सर्च करने के बाद जब जो रिजल्ट आता है, उसमें अगर आपको लगता है कोई चीज पढ़ने लायक है, तब आपको लॉगिन आईडी करके जो है पासवर्ड डाल के आप उसको डाउनलोड करें। मतलब आपको लॉगिन से पहले ही आप सर्च करके देख पाएंगे कि आपके काम की चीज इसमें है या नहीं है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ हर दी हुई है। देखिए एनलिस्ट सर्च करना है अगर आपको, तो आप डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं। एनलिस्ट करेंगे, फर्स्ट लिंक आ जाएगा और यहाँ जाके आप मेंबर लॉगिन में लॉगिन करके सर्च कर सकते हैं। ये देखिए मेंबर लॉगिन आ रहा है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, इसके बाद सर्च करेंगे। आपको यूजर पासवर्ड आईडी और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो है डू नॉट आस्क मी अगेन करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ई रिसोर्सेज आप देखिए थोड़ा सा एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए indianjournals.com में जो है साइंस के बहुत सारे जर्नल्स हैं जो इंडिया में जो पब्लिश होते हैं। जैसे आपको जो है आप सर्च कर लीजिएगा, इसमें मिल जाएंगे। इसमें आपको जो है निस्केयर के बहुत सारे जर्नल जो ओपन सोर्स जर्नल हैं उनके भी लिंक मिल जाएंगे जो है। इसके अलावा आप रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के जो 29 जर्नल्स इसमें अवेलेबल है फुल टेक्स्ट में, वो आप सर्च कर सकते हैं। SW विल्सन के 3000 प्लस जो है जर्नल है यहाँ पे अवेलेबल है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के 224 से ज़्यादा जर्नल यहाँ पे अवेलेबल है, इनको आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जो है डायरेक्ट सर्च करना है तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, उसका भी ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगता है नहीं हमें JSTOR में ही सर्च करना है तो JSTOR क्लिक करिए। लॉगिन करने के बाद तो आपको JSTOR से जो है आप सर्च कर पाएंगे, आपको JSTOR में एक्सेस मिल जाएगा। लॉगिन आप एनलिस्ट में करेंगे, एक्सेस JSTOR का मिलेगा यहाँ से। इसी तरह आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपके जो है ई बुक्स का है। ई बुक्स के सारे जो है वो दिए गए हैं, लिंक दिए गए हैं। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा ई बुक्स अवेलेबल हैं इसमें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुक ऑनलाइन का है, हिंदुस्तान बुक एजेंसी से है, ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप का है, स्प्रिंगर का है, सेज का है, टेलर एंड फ्रांसिस का है। सारे बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं उनके जो है ई बुक्स अवेलेबल है। सर्च करने का तरीका एक तो मैंने अभी आपको बताया जो है कि आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट से। दूसरा आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जो सर्च फुल टेक्स्ट में जब आप जाएंगे रिसोर्स में क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप जो सर्च कर सकते हैं। बाय द वे आपने कुछ सर्च किया और उस पर कोई चीज़ नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है और बहुत जरूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड आर्टिकल करके। यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजिए, उसमें आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, अपनी डिटेल और जो आर्टिकल आप सर्च कर रहे हैं उसकी डिटेल सबमिट कर देंगे। आपके मेल पे जो है वो भेज दिया जाएगा, तो शर्त है कि वो UGC ने उसको परचेज किया। अगर उनके जैसे हमारे क्या है कि हम लोग के कॉलेज हैं, इससे ऊपर आता है आपका यूनिवर्सिटीज में आपको ई-शोध सिंधु के नाम से देखते हैं, तो इससे बड़ा एक्सेस उनका है ई-शोध सिंधु का। कॉलेज में लिमिटेड है, इससे ज़्यादा ई-शोध सिंधु में है। वो क्या करेंगे, ई-शोध सिंधु में सर्च कर लेंगे, अगर वहाँ अवेलेबल होगा तो आपको जो है डाउनलोड करके PDF भेज देंगे। यहाँ से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च में भी आप यहाँ पे ऑल फिट्स है, ऑल फिट्स में आप ऑथर टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिससे पर्टिकुलर जिसमें सर्च करना चाहते हैं उसमें करिए, नहीं तो आप ऑल फिट्स में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए JSTOR का, JSTOR में लगभग 2500 टाइटल हैं अवेलेबल, इनको आप सर्च करते हैं। हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री से बच्चे आते हैं ज़्यादातर इसके लिए आते हैं और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के लिए आते हैं। एक एग्जाम्पल हमने JSTOR का दिया है। JSTOR में जैसे ही आप क्लिक करेंगे लॉगिन करके एनलिस्ट में, तो यहाँ पर लिख क्या आएगा, एक्सेस प्रोवाइडेड बाय एनलिस्ट मेंबर इंस्टीट्यूशन, है ना। तो आपको यहाँ पे एक्सेस इसका फुल मिल जाएगा, यहाँ से आप सर्च कर पाएंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, सब बाय सब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट के जर्नल्स मिल जाएंगे।
आप वो वहाँ से उनसे भी देख सकते हैं, एक लिस्ट निकाल सकते हैं जो स्टोर में कौन कौन से जर्नल आपके लिए एक्सेसिबल है। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री देखिए आ रहा है ना, केमिस्ट्री आप यहाँ क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री के सारे जर्नल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो स्टोर के तहत हम लोगों को जो है फुल टेक्स्ट में अवेलेबल है। ये जूलॉजी का है, स्पेशली शायद जूलॉजी का लेक्चर दिया था तो इसलिए जूलॉजी का लेक्चर। इसी तरह आप केमिस्ट्री का कर पाएंगे, है ना। यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। हमने कहा था रिक्वेस्ट एंड आर्टिकल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट में आपको मैंने बताया दो चीजें, एक यूजर इन्फॉर्मेशन मांगेगा और एक आपका डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन मांगेगा। दोनों को जो आप सबमिट कर देंगे तो वो वहाँ से मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। यूजर इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल से पड़ी हुई है, कुछ अपने से आ जाएगी, है ना। ये आपका आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ भरना पड़ेगा आपको। भर के आप उसमें से फिर जो है यहाँ से आप सेंड आर्टिकल रिक्वेस्ट कर देंगे, रिक्वेस्ट चला जाएगा। जो है 1-2 वर्किंग डेज में वो आपको अगर अवेलेबल होगा तो भेज देंगे। इसके बाद नीचे डेलनेट रिसोर्सेज का है। डेलनेट को आप सर्च करें। डेलनेट में आप देखेंगे, डेलनेट हमारे यहाँ कॉलेज में डेलनेट का 2 एक्सेस है। एक आईपी बेस्ड है। आईपी बेस्ड का मतलब है कि अगर आप इस कॉलेज की वाईफाई पे जो है हैं, आप वाईफाई के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो इन कैंपस जो है आपको जो है लॉगिन करने की जरूरत नहीं। वो आपको गूगल में ही सर्च हो जाएगा, वहाँ से ही आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे जो हमने डेलनेट में परचेज किया है। इस तरह की व्यवस्था बड़े संस्थानों में चलती है, जैसे BHU में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, HUG में है, JNU में। वहाँ हर जगह IP बेस्ड ही है। वहाँ क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइब्रेरी ने जो परचेजिंग किया है, जो खर्च किया है, उसको आप एक्सेस करें। क्योंकि आप सिंपल गूगल करते जाते हैं और आप सर्च करते हैं, आपको आर्टिकल मिलती जाती है, आप PDF डाउनलोड करते चले जाते हैं। वहाँ कोई लॉगिन ID की जो है का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन उसकी डिमेरिट क्या है? उसकी डिमेरिट ये है कि आपको कैंपस में ही होना पड़ेगा। कैंपस में आप कब तक हैं? कैंपस में आप जब आएंगे तभी रहेंगे। हमारा टाइम तो 9 से 5 का है ना। जब लॉगिन आईडी का कंसेप्ट आपको मिलता है तो आप एनीवेयर एनी टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ कॉलेज में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, कहीं भी आप लॉगिन आईडी से अपनी जो फॉलो कर सकते हैं। ये इसलिए कॉलेज को दिया जाता है। ऐसे एनलिस्ट ने क्यों नहीं दिया है? वो इसलिए देता है लॉगिन आईडी आपको, इसलिए आपको एक्टिवेट करता है ताकि आप जो जानते हैं, उनको पता है कि वो यूनिवर्सिटीज की ग्रांट कमीशन के अंदर में आता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को पता है कि हमारे कॉलेज में कितने रिसोर्सेज हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ये पता है। इसलिए वो क्या करते हैं, उनको पता है कि वहाँ पे जो है आपको कॉलेज में हमेशा IP बेस्ड एक्सेस नहीं मिलेगा। वो आपको इसलिए देते हैं कि आप कहीं से भी एक्सेस कर पाएँ, आप घर से भी एक्सेस कर पाएँ, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में। तो इसलिए ये देते हैं। यूनिवर्सिटीज में क्या, यूनिवर्सिटीज को वही UGC जो है एक डेडिकेटेड लाइन करता है आरनेट के थ्रू, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के थ्रू वो इंटरनेट की डेडिकेटेड लाइन देता है। सबसे पहला आपको याद हुआ जाए, शायद आपको जानने में आश्चर्य होगा कि सबसे पहले जो इंडिया में नेट आया, नेटवर्क आया, इंटरनेट आया, वो आरनेट से ही आया था और एजुकेशन और रिसर्च के लिए ही आया था। वो डेडिकेटेड लाइन यूनिवर्सिटीज को मिलती है। उस पे जो IP बेस्ड एक्सेस होता है तो उनको फटाफट सर्च करके वो तेज भी होती है। 1 GB की स्पीड तो हम लोग को, मुझे याद है कि 2002 में ही मिलती थी। वो उनका सेटअप अलग है। हम लोगों को पता है कि इनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना कर नहीं पाएंगे, कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले तो यूनिवर्सिटीज कम ही थी, तो क्या करते हैं इन्होंने इसीलिए जो है आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है। डेलनेट को भी आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से सर्च कर सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है। ये IP बेस्ड के साथ यूज कर सकते हैं। इसका देखिए लॉगिन आईडी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, हमारी वेबसाइट पे पूरा मिलता है। डेलनेट के लिए आप लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है CMPDC, आप इससे सर्च कर सकते हैं।
ये डेलनेट का जो है लॉगिन पेज है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पे तो आपको CMP डिग्री कॉलेज लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए CMP डिग्री कॉलेज डेलनेट मेंबरशिप सब आ जाएगा और यहाँ आप सर्च कर पाएंगे। इनकी रिसोर्सेज में इन्होंने क्या किया, डेलनेट जो है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, दिल्ली की 1000 से ज़्यादा लाइब्रेरीज का एक कोलैबोरेशन। और ये क्या करते थे, बहुत पहले से, जब नेट नहीं था उससे भी बहुत पहले से, सन 80 से ही ये क्या जो है रिसोर्स शेयरिंग का काम कर रहा है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हुआ कि एक कई लाइब्रेरी की जो रिसोर्सेज हैं उसको उनके जो है मेंबर्स में शेयर करना। तो दिल्ली में इनका ये तब चलता था जब, जिससे कि अगर आप ये माने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बंदा पढ़ रहा है या रिसर्च कर रहा है, उसको जो JNU की किसी जो है लाइब्रेरी की किताबें चाहिए, कोई बुक चाहिए, तो डेलनेट को रिक्वेस्ट भेजता था, डेलनेट जो जिरॉक्स करा के JNU से उसको दे देता था। एज ए इंटरमीडिएरी वो काम करता था। तो डेलनेट आज भी ये काम कर रहा है। आज भी अगर आपको कोई जो है रिक्वेस्ट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो आप उसको रिक्वेस्ट भेजिए, वो जो है जिरॉक्स कराएगा या फिर वो PDF बनवाएगा, स्कैन कराएगा और आपको देगा। बस उसकी कॉस्टिंग एक मिनिमम कॉस्ट आपसे होता है। इसके अलावा डेलनेट बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिनकी एक लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। डेलनेट को सर्च करने का ऑप्शन सेम उसी तरह से जैसे आप एनलिस्ट में करते हैं, इसमें भी ऑल फिक्स कर सकते हैं, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट का नंबर से सर्च कर सकते हैं। इनका पोर्टल है नॉलेज गेनर पोर्टल। एडवांस सर्च का भी ऑप्शन इसमें आता है, ऐसे ऑथर और टाइटल दोनों जोड़ के सर्च करना चाहें, ये जगह ऑथर आप सेलेक्ट करिए, यहाँ ऑथर का नाम डालिए, टाइटल सेलेक्ट करिए, टाइटल डाल दीजिए, सर्च कर लीजिए। ये इनके रिसोर्सेज हैं जो फुल टेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनकी है। इनकी रिसोर्सेज इन्होंने अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पोर्टल बना रखा है। जैसे नॉलेज गेनर पोर्टल है जो, ये आपको फुल टेक्स्ट ऑफ ई-बुक्स और ई-जर्नल प्रोवाइड करता है। इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपको फुल टेक्स्ट ई-बुक और ई-जर्नल मिलेगा। विजन पोर्टल पे आपको इनके जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो कंटेंट मिलेंगे। जो है ये आपकी लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग पोर्टल पे आपको लैंग्वेज से रिलेटेड जो है मैटर मिलेंगे। मनुस्क्रिप्ट और रेयर बुक्स के लिए आपको जो इनका अलग से एक पोर्टल है, जहाँ पे आपको मनुस्क्रिप्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ई जर्नल्स का फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। यहाँ पे कौन कौन से जर्नल हैं, आपके सब्जेक्ट में कौन सा है, आप यहाँ से कलेक्शन देख सकते हैं। ये वाला कलेक्शन जो है आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस का कलेक्शन, इसको क्लिक करेंगे कि यहाँ पे आपको साइंस वाले में आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी। केमिस्ट्री को क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री सारे जर्नल मिल जाएंगे। इस तरह से ये अवेलेबल है। देखिए ये है ना एक्सेस ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स से, यहाँ साइंस में आप अगर केमिस्ट्री में देखिए 154 दिख रहा होगा आपको, 154 जर्नल से यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए केमिस्ट्री का पेज, ये सब जर्नल अवेलेबल है, आप इनको सर्च कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। अब बात करें थर्ड वन, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। ओपन एक्सेस का दायरा इतना बड़ा है कि उसको जो समझाइज नहीं किया जाता। हर दिन एक नया पोर्टल आता है, हर दिन एक नया वेबसाइट आता है। CMP की लाइब्रेरी ने ये कोशिश की है कि सभी सब्जेक्ट कुछ महत्वपूर्ण जो ओपन एक्सेस रिसोर्स प्रोवाइडर्स हैं उनकी लिस्टिंग की जाए। तो हमारी वो लिस्ट, हमारा वो प्रयास आपको यहाँ पे दिखेगा, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। इसको भी कैटेगराइज किया गया है, जैसा हमने आपको बताया था रिसोर्स में थीसिस, जर्नल, पेटेंट, उसी तरह से इसको भी कैटेगराइज करने की कोशिश की गई। इसमें आपको के डेटाबेसेस, जो ओपन एक्सेस के डेटाबेस हैं वो आपको डेटाबेसेस में मिल जाएंगे। डायरेक्टरीज जो है ओपन एक्सेस की, वो आपको डायरेक्टरी में मिल जाएगी। ई बुक्स के बहुत सारे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ई जर्नल्स जो ओपन एक्सेस के ई जर्नल हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। न्यूज़पेपर के भी लिंक मिल जाएंगे जो ओपन एक्सेस में है। पेटेंट ऑफिसेज के जो पेटेंट हैं, आप यहाँ देखेंगे बहुत बड़ी लिस्ट है पेटेंट की, जो अक्सर रिसर्च वालों को जो जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको ई रेफरेंसेज में रेफरेंस के बुक, जैसे आपको डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, मैनुअल्स, हैंडबुक्स
अगर आप ये सब सर्च करना चाहते हैं तो आपको ई रेफरेंसेस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ई रिपोजिटरी, जैसे हमने बताया इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के बारे में, तो यहाँ भी आपको रिपोजिटरीज दी गई हैं, जिसमें आपका महत्वपूर्ण है IIT दिल्ली का जो रिपोजिटरी, ई ज्ञान कोश हुआ, विद्या कोश हुआ, कृषि कोश हुआ, बहुत सारे इस तरह से रिपोजिटरी बनाए गए हैं, उसको भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको एक साथ अगर देखनी है तो आप इस पर सिर्फ क्लिक करें, अलग अलग देखना है तो यहाँ पे आप इस पर सर्च कर सकते हैं, और ये बड़े काम की चीज है। इसी में कुछ झलक में थोड़ा सा बस आपको दिखा देता हूँ, जिसको आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे। जैसे आपका OALIB का जर्नल है जो है, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं, डेटाबेस OALIB डेटाबेस। ओपन एक्सेस में BMC स्प्रिंगर नेचर का डेटाबेस है, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। आप पबमेड के देखिए सेंट्रल डेटाबेस है, ये भी देख सकते हैं। डायरेक्टरीज में आप देखें, डायरेक्टरी तो कई सारे डायरेक्टरी के लिंक दिए गए हैं, इनको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। डोएज में देखिए 20,000 से ज्यादा इंडेक्स जर्नल है जो डोएज ये ओपन एक्सेस में अवेलेबल है। 20,000 में 1,000 तो होगा ही केमिस्ट्री, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स, इसमें भी आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, ओपन एक्सेस में किताबें। ओपन डोयर जो है रिपोजिटरीज का जो है एक डायरेक्टरी है, यहाँ भी आप जो है, आप अगर इंडिया सेलेक्ट कर लें तो आपको इंडिया की जितनी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जो ओपन एक्सेस में अवेलेबल है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरह वर्ल्ड वाइड आप सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओपन साइंस जो है, यहाँ पे भी आपको जो जर्नल मिलते हैं जो है बहुत सारे। ये ई बुक्स अगर आप सर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ई बुक्स के जो वेरीफाइड जो प्रोड्यूसर हैं, जो एग्रीगेटर हैं, उनकी एक लिस्ट दी गई है। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, साई क्या है वो, और प्रिलिमिनरी टाइप के जो पोर्टल्स नहीं है, लेकिन ये एकदम वेरीफाइड। इसमें आपको हाथी ट्रस्ट का होगा, आपको ये देखिए बुक डायरेक्टरी है, आपका बुक बूम है, कैम्ब्रिज के हैं, मतलब बड़े बड़े जो एग्रीगेटर्स हैं उनकी लिस्ट की है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। ई जर्नल्स में आपको जो है बहुत सारे ई जर्नल्स फ्रीली अवेलेबल हैं आपके लिए, जो ओपन एक्सेस में सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको केमिस्ट्री का केमिस्ट्री सेंट्रल दिख रहा हो, ये आपके काम का है। आपको केम स्पाइडर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप नोमेनक्लेचर वगैरह या फिर उसके नाम और उसकी डिटेल ये सब देखना चाहते हैं तो आपको केम स्पाइडर महत्वपूर्ण है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। देखिए BMC केमिस्ट्री भी है, ओपन एक्सेस में ही अवेलेबल है केमिस्ट्री की जर्नल। केम स्पाइडर अभी मैंने बताया, ये आपको जो है यहाँ पे केम स्पाइडर में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको लिखे मिलेंगे सिस्टमेटिक नेम। जैसे किसी जो है कंपाउंड का आप नाम जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। साइनोनिम्स मिलेंगे, उसके साइनोनिम्स सर्च कर सकते हैं। कई बार आपको ट्रेड नेम पता होता है, जैसे जब मैं थोड़ा सा गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेने लगा तो मुझे पता चला कि एक इप्सम साल होता है, उसको नाम पौधा बड़ा हरा भरा, मैं जानती हूँ मैंने उसको इप्सम साल को मैंने खोजना शुरू किया, और जिस दिन मैं इसको बना रहा था मैंने इसमें डाला इप्सम साल, तो उसमें लिख क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड होता है, लेकिन उसका ट्रेड नेम है इप्सम साल, तो उसी के नाम से है ना। ये आपको यहाँ से दिख जाएगा, ट्रेड नेम देख सकते हैं। रजिस्ट्री का नंबर, अगर कोई रजिस्टर्ड है कंपाउंड तो उसका नंबर भी पता कर सकते हैं। स्माइल्स है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको उतना याद ही नहीं रहा, केमिस्ट्री से बहुत पीछे चले गए। 15-20 साल पहले हमने एमएससी किया था केमिस्ट्री से, बहुत सारी चीजें तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको लिस्ट दी गई है।
इसको आप एक्सप्लोर करें। आपकी लाइब्रेरी की वेबसाइट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आप देखिए इंडियन में जो अगर आप आएंगे तो इंडियन में आपको NISCPR के जर्नल्स जो अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है। इसमें टाइटल भी आपको कुछ मिल जाएगी। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान पत्रिका है, अप्लाइड इनोवेटिव रिसर्च है, जिसमें केमिस्ट्री के जो छपते हैं पेपर जो है, बायोकेमिस्ट्री का जर्नल है, इंडियन जर्नल ऑफ केमिकल साइंसेज है, आपको फ्रीली अवेलेबल है। और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल इसमें हैं इंडियन जर्नल ऑफ केमिकल साइंसेज। कुछ छपती है, हमको बड़ा फख्र महसूस हुआ कि हमारा जो है छपा है सब देखिए, इनका ये पोर्टल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हमने एक शुरू में कहा ना कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। लूस का जो इंटरनेशनल में जो है आपको ओपन एक्सेस में बहुत सारे जो है प्रोवाइड करता है, अलग अलग डेटाबेस बना रखते हैं, बहुत अच्छा जर्नल इनका होता है, इनको सर्च कर सकते हैं। स्प्रिंगर ओपन में देखिए केमिस्ट्री के भी जर्नल्स मौजूद हैं, स्प्रिंगर ओपन में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। टेलर एंड फ्रांसिस है, यहाँ भी आप सर्च करके देख सकते हैं। बायो साइंस है, केमिस्ट्री भी, फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री भी होगा ऊपर नीचे है ना, यहाँ भी आप सर्च करके देख सकते हैं। पेटेंट्स की बात करेंगे, देखिए इतने सारे पेटेंट ऑफिस का हमने लिंक बना के, आपको कहाँ सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। इंडियन पेटेंट का एडवांस सर्च सिस्टम डेवलप किया गया है। आपको इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन ट्रेडमार्क ऑफिस का भी उनका भी ओपन सोर्स है। आपका वाइको है, हांगकॉन्ग का है, और भी लिस्ट लंबी है, तो बस थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है, इसमें आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। ई रेफरेंसेस, जो रेफरेंसिंग के लिए जब आप करते हैं, जब आप लिखते हैं, तो आपको बहुत सारे जो है वर्ड की मीनिंग चाहिए होती है। कई बार जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं रिसर्च वाले स्पेसिफिक, जब आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन का पेज देते हैं, जहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी रिसर्च को, तो वहाँ पे आप डिफिनीशन देते हैं, तो वहाँ पे आप जब डिफिनीशन देते हैं तो आपको उसके लिए डिफाइन करने के लिए बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का थिजारस है, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, ऑनलाइन डिक्शनरी सोशल साइंसेज है, मैगन वेबस्टर की डिक्शनरी आप सर्च कर सकते हैं। ये इतनी मतलब हम लोग आश्चर्य करते हैं, हम लोग इस समय में ये सब चीज़ें थी नहीं। BHU की लाइब्रेरी में मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी पूरी एक अलमारी पर रखी है, इतनी बड़ी इतनी बड़ी और इतनी मोटी, ऐसे ऐसे पेपर आ गए, उसको उठाने में जो दोनों हाथ से एकदम दर्द करने लगे, और उसमें हम लोग निकालते थे डिफिनीशन। तो आज आपके लिए क्या है, फ्रीली है, आपको एक क्लिक पे मिल जाता है, और उसको पढ़ने के लिए लोग MP से, बिहार से, झारखंड से जाते हैं, उस जमाने में जाते थे। चीजें अब आसान हो गई, चीजें आसान हो गई, और कितना आसान हो गया। आपको देखिए अमेरिकाना है, ब्रिटानिका आपका जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ईयर बुक है, ये सब फ्रीली अवेलेबल है। लाइब्रेरी जाना पड़ता, बहुत कठिन था सर। एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है जर्नल, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट आप जानते होंगे, एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट निकालता है जो है, तो हर वीक में आता है, हर हफ्ते आता है, इतना मोटा होता है, भारी भारी। BHU उसके लिए उस जमाने में जो आज से 20 साल पहले 22 लाख रुपये पेमेंट करते, किसी लाइब्रेरी की इतने मतलब कि मतलब वो कहिए कि उनके पास बजट नहीं होता था कि उसको मंगा पाए। पूरा बिहार, MP, UP सब आते थे वहाँ, जितने भी रिसर्च के केमिस्ट्री में रिसर्च करने वाले लोग थे, सब वहाँ जाते थे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट देखने। वो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का रिव्यू ऑफ साइंस के थ्रू आपको देंगे। और वही लोग सफल हुए जो जा जाते थे, जो घर बैठे देख रहे उनको आए नहीं जाते। चीजें देखिए कितनी सुलभ हो गई, लेकिन अभी क्या है पता नहीं, पता होना चाहिए आपको कहाँ क्या सर्च करना। रिपोजिटरीज की बात करें, देखिए कितनी सारी रिपोजिटरीज की एक लिस्ट दी गई है, यहाँ आपको शोध गंगा मिल जाएगी,
जो लोग रिसर्च में हैं या जो लोग फर्दर रिसर्च के लिए सोच रहे हैं उनको ये पता होगा शोध गंगोत्री में क्या सबमिट होता है। कौन बताएगा? किसी को आइडिया है शोध गंगोत्री कभी देखा है? रिसर्च वाले बताएं। शोध गंगोत्री नहीं सर्च किया। शोध गंगोत्री जो है वो आपके सिनॉप्सिस की रिपोजिटरी। देश भर में जो रिसर्च चल रहे होते हैं, फोरगोइंग जो रिसर्च है जो अभी चल रहे हैं, उनकी सिनॉप्सिस वहाँ पे जो सबमिट किया है। ये यूनिवर्सिटीज जो आपसे सिनॉप्सिस मांगती है ना, सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट, वो सिनॉप्सिस चली जाती है कि वहाँ पर। तो अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कितना इसमें आगे है मुझे नहीं पता। BHU वगैरह की तो जाती रहती है, JNU की जाती है, IITs की जाती है। तो रिपोजिटरीज में ये जो है आपका शोध गंगोत्री का महत्व ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि जो टॉपिक पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं उस पर कहाँ रिसर्च हो रहा है। शोध गंगा क्या करता है, जब आप पब्लिश कर लेते हो, जब आप थीसिस आपका जो है पब्लिश हो जाता है, आप अवार्ड कर लेते हैं, डिग्री पा जाते हैं, तब आपकी थीसिस सबमिट होती है। यानी उस पर रिसर्च हो चुका तो आसान है कि उसको पता चल जाएगा कि इस पे हो गया। लेकिन जो चल रहा है, जो 4 साल बाद सबमिट होगा, जो है आज शुरू हुआ है, उसका कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे? कैसे आप पता करेंगे कि आपका रिसर्च रिलेवेंट है कि नहीं, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है, जो टॉपिक आप ले रहे हैं वही टॉपिक को कहीं और तो नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको शोध गंगोत्री जो है सर्च कर सकते हैं। शोध गंगोत्री आपको दूसरे तरीके से क्या बताता है, ये बताता है कि आप सिनॉप्सिस कैसे लिखेंगे, है ना। एक इंसाइट बिल्ड करता है। जो MSc के स्टूडेंट हैं जिनको अभी डिजर्टेशन बनाना है, जिनको अभी ऑब्जर्वेशन का रिपोर्ट बनाना है, तो वो इसको देख सकते हैं। शोध गंगोत्री को देखें, शोध गंगा को देखें, यहाँ इनको पता चल जाए कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से शोध गंगोत्री 2 कार्य कर रही है। एक तो आपको जो है जागरूक कर रही है कि आपके कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं, आपको रिसर्च गैप बताती है, आप इस पे नहीं हुआ काम वो कर सकते हैं। दूसरी आपको ये बताते हैं कि आपको सिनॉप्सिस तैयार कैसे करना है, व्हाट इज द SOP या प्रिपेयरिंग सिनॉप्सिस। कहीं नहीं मिलता, आपको मिलेगा यहीं पे। सिनॉप्सिस जब आप देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा कि सिनॉप्सिस कैसे बढ़िया से बनाते। और सभी जानते होंगे कि जब आप जो है रिसर्च में आप अप्लाई करते हैं, आपका रिटन टेस्ट हो जाता है, तो जब आपका काउंसलिंग या वाइवा या फिर जो आपका इंटरव्यू जो भी आप कर लीजिए किस पे होता है, सिनॉप्सिस पे बना के। कई बार आपकी वही सिनॉप्सिस सेलेक्ट कर ली जाती है, वही टॉपिक अलॉट कर दिया जाता है। मैक्सिमम 80-90% लोग ये करते हैं कि कोई एक पेडिट्री किसी का भी कॉपी पेस्ट मार के दे तो पहले हो जाए, लेकिन हो तो तब तो करेंगे। इस चक्कर में सीरियसली सिनॉप्सिस नहीं बनाते। बाद में क्या होगा, फिर जब देखेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा, ये मामला वो मामला फंसेगा, तो कहेंगे सब चेंज कर दीजिए। फिर वो टाइटल चेंज कराने के लिए 1 साल बाद दौड़ते हैं। लेकिन अगर आप शोध गंगोत्री को देख लिया, आपको सिनॉप्सिस लिखने का तरीका पता चल गया, आप कैसे उसको बनाना है, और जो आपने टॉपिक भी देख लिया कि कौन कौन सी टॉपिक अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है, तो आप एक अच्छी सिनॉप्सिस बना के ले जाएंगे, एक इम्प्रेसिव ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आपके पास ई रिसोर्सेज का एक्सेस है तो आप उससे जो बढ़िया सा एक रिव्यू भी बना पाएंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर दे पाएंगे। तो जब आप इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा रिसर्च या रिसर्च की आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। शोध गंगा में अभी हमने बताया कि आपको जो है PhD की थीसिस मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी NSDL साइंस की जो नेशनल साइंस लाइब्रेरी है वो आपको NISCPR के अंदर रन करती है। उसका अपना जो डिजिटल लाइब्रेरी, अगर आप NISCPR ये नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी की खासियत ये है कि यहाँ पे आप जाएँ, अगर आपको जीरोक्स कराना है तो अनलिमिटेड जीरोक्स का एक्सेस है। आप वहाँ पर मैडम कभी, हाँ दिल्ली वहाँ अगर आपको साइंस के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट, आप बताइए कार्ड दिखा दीजिए अपना, सर हम यहाँ से आए हैं, हमको इस टॉपिक पे जो है चाहिए था, हमको ये प्रिंट आउट लेना है, 100 पेज का है, 150 पेज का है, तुरंत प्रिंट कर देते। उन्होंने भी क्या किया, अपनी जो रिसोर्सेज है उसको उन्होंने जो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में प्रोवाइड कराया है। यहाँ से भी आप उनकी जो डिजिटल लाइब्रेरी देख सकते हैं।
कृषि कोर्स एग्रीकल्चर से संबंधित है। जो ICAR का जो है ये आपका रिपोजिटरी है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल अगर कोई जो रिसर्च आप देखना चाहते हैं तो उसको सर्च कर सकते हैं। IIT दिल्ली का है। दिल्ली में IIT दिल्ली के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो है आपको ये रिपोजिटरी है, इसको सर्च कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश सबने नाम सुना होगा शायद, सुना है नहीं सुना है? ई ज्ञान कोश नहीं जानते। ई ज्ञान कोश इग्नू का कोर्स मटेरियल का रिपोजिटरी है। आज जितने भी लोग BCS की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर जो है बेसिक नॉलेज लेना है सब्जेक्ट, वो यही पढ़ते हैं। ज्ञान कोर्स से ही जो है कोर्स मटेरियल डाउनलोड करते हैं। इससे बढ़िया कोर्स मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जहाँ भी जाएंगे कोटा का देख लीजिए, आप ऋषि टंडन का देख लीजिए, सब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर इसी को जो है लैंग्वेज चेंज करके हिंदी अंग्रेजी करते हैं। और बहुत बेहतरीन बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग इसको इसमें कोर्स मटेरियल बनाते हैं। ज्ञान कोर्स को आपको सर्च करना चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री शायद इसमें न भी हो, क्योंकि थोड़ा सा लैब वर्क है ना, वो डिस्टेंस बोर्ड में नहीं चलता है। लेकिन और सब्जेक्ट हैं जैसे आर्ट साइंस आर्ट के सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के, इसमें बहुत अच्छे से मिलता है। हमारे लाइब्रेरी साइंस का भी इसमें बहुत मिला है। हम लोगों को भी जब कुछ पढ़ना होता है जाना होता है तो पहले इसमें तो ये रही रिपोजिटरीज की बातें। इसी क्रम में आपको हम बताना चाहेंगे जो अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, MSc के स्टूडेंट हैं, उनके लिए EPG पाठशाला अवेलेबल है। EPG पाठशाला में आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। आप वहाँ जाएं, सर्च करें स्टडी कॉर्नर पे, वहाँ पे आपको जो है केमिस्ट्री में बहुत सारे PDF अपलोड की बहुत से मिल जाएंगे, उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसको यूज करो पाठशाला में। इसी क्रम में वहीं पे आपको एक लिंक और मिलेगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं देखूंगा। एक लिंक और मिलेगा, वहाँ पे ई-बुक्स अवेलेबल कराया जाएगा। इनफ्लिपनेट ने अब क्या किया कि एक कोर्स जो आपकी जो सिलेबस है यूनिवर्सिटीज का उसको जनरलाइज करके उस पर ई-बुक पब्लिश करा जाएगा जो कोर्स को मीट करे आपको, वो फ्रीली अवेलेबल हो। उसका लिंक भी आपको EPG पाठशाला में मिल जाएगा। वहाँ कुछ सब्जेक्ट्स के डाले भी गए हैं। बहुत अच्छा हो गया। टेक्स्ट बुक कहिए, टेक्स्ट बुक। पाठशाला में भी लेक्चर्स दिए गए हैं टॉपिक वाइज, और इसको भी देख सकते हैं। फायदेमंद काफी डालेंगे आ जाएगा। एकेडमिक सोशल मीडिया साइट के बारे में बता ही चुके आपसे, जो है आप सर्च कर सकते हैं जो है रिसर्चगेट और एकेडमिया जो है, वहाँ पे भी आपको फुल टेक्स्ट अवेलेबल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कभी रिसर्चगेट में मिल जाता है। इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा ज्ञान जरूर ही बढ़ा होगा। बहुत जानकारी मिला में आपके जानकारी मिला, बहुत जानकारी मिली।